ओके, तो जो चैप्टर का नाम है वो है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, तो वहां पर ये बोल रखा है कि मनी का मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है और दोनों एग्री है कि वो ट्रांजेक्शन कर सकती है उस चीज को लेकर। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक पेन लूं, ठीक है, और सामने वाले ने कहा कि ये पेन एक्सचेंज में मैं आपको इसके एक्सचेंज पे ये दे दूंगा, और दोनों ने एक्सेप्टेंस कर ली, तो मनी कहला सकता है। ठीक है, तो मनी का मतलब क्या है? जनरल एक्सेप्टेंस है। अगर दोनों पार्टी मान रही है तो कुछ भी चीजें मनी कहलाई जा सकती है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो बार्टर एक्सचेंज आता है। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होना। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है। जब ए ने कहा कि मैं साइकिल दे दूंगा और बी ने कहा मैं लैपटॉप दे दूंगा, और दोनों को एक दूसरे की नीड है। ठीक है, तो जब ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है barter exchange refers to exchange of goods for goods. ठीक है, तो barter exchange refers to exchange of goods for goods. An economy where there is a direct barter exchange of goods is called barter economy. ठीक है, और इसे C2C इकोनॉमी भी कहते हैं और barter economy भी कहते हैं। यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है। जो ए को चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, और जो बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए। तभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो पाएगा और तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा। अगर जो दोनों चीजों का साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें ना फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी एंड हेंस देयर इज नो रोल फॉर मनी। अगर मान लो कोई इंसान जो है वो आइलैंड पे रह रहा है जहां पर आसपास कोई रहता ही नहीं है, तो उसे मनी की कोई नीड ही नहीं होगी, क्योंकि उसे खुद ही सारी चीजें करनी पड़ेगी। कोई दूसरा इंसान तो करेगा नहीं, और अगर दूसरा इंसान करेगा तो उसके बदले में कुछ लेगा। लेकिन अगर एक अकेला इंसान है या फिर एक फैमिली रह रही है एक आइसोलेटेड आइलैंड में, तो देन फिर उन्हें मनी तो वहां पर कोई फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, हाउएवर एज सून एज देयर इज मोर देन वन इकोनॉमिक एजेंट। तो अब सबसे पहले इकोनॉमिक एजेंट का मतलब समझ लो कि इकोनॉमिक एजेंट यहाँ पर कह क्या रहा है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी फर्म, कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, तो बाय इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन। दे कैन बी कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड हो गया, हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम। ठीक है, दे मे बी प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज, हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दे मे बी एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बैंक्स, which also take different economic decision like how much to spend, what interest rate to charge, and how the credits and how much the taxes। ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है गवर्नमेंट, फर्म एंड हाउस होल्ड। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है गवर्नमेंट, फर्म एंड हाउस होल्ड। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है गवर्नमेंट, फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, however as soon as However, as soon as there is more than one economic agent who engage themselves in transaction through the market, money becomes an important instrument for facilitating these exchanges. So economic exchanges without the mediation of money are referred to as barter exchange. तो जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बहुत बोरिंग हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो तुम्हें पूरी आती होंगी, लेकिन उसके बाद जो चीजें आएंगी उसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कतें आएंगी जो तुम्हें नहीं पता होगा। बार्टर एक्सचेंज तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसमें भी बार्टर एक्सचेंज है। However, they presume rather than improbable double coincidence of bonds। ठीक है, जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होगा तब तक बार्टर एक्सचेंज नहीं हो सकता। कंसीडर फॉर एन एग्जांपल an individual who has surplus of rice which she wishes to exchange for clothing. If she is not lucky enough, she may not be able to find another person who has the diametrically opposite demand for rice with a surplus of clothing to offer in exchange. The search cost may become prohibitive as the number of individuals increases. Thus, to smoothen the transaction, and intermediate goods is necessary. Acceptance to both the parties, such a goods is called money। ठीक है, तो मनी की एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और अगर बार्टर एक्सचेंज करना है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जरूरी है। अगर बार्टर एक्सचेंज करना है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जरूरी है।
ठीक है। तो एज एक्सप्लेन अबव, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रूल ऑफ मनी इज दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि अब मुझे जो भी चीज चाहिए, अगर मेरी जेब में मनी पड़ा है तो देन फिर मैं क्या करूंगा, उस चीज के पैसे दूंगा और उससे वो कॉमोडिटी ले लूंगा। ठीक है, उस चीज के पैसे दूंगा और उससे वो कॉमोडिटी ले लूंगा, उस चीज के मैं पैसे दूंगा और उससे वो कॉमोडिटी ले लूंगा। ठीक है, लेकिन बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, जो उसे चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए और जो मुझे चाहिए उसके पास होना चाहिए। तो बार्टर एक्सचेंज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन अ लार्ज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट पीपल वुड हैव टू incur looking for a suitable person to exchange their surpluses। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि वो जो कॉमोडिटी है वो कैसे एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, तो हमारी जो कॉमोडिटी का प्राइस है वो जो एक्सप्रेस होता है वो रुपी में होता है, तो रुपी जो है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो मनी ऑल्सो एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट्स। When we say that value of certain wristwatch is rupee 500, we mean that the wristwatch can be exchanged for 500 units of money, where a unit of money is rupee। ठीक है, तो जो जिस कंट्री की करेंसी होती है उसे हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। ठीक है, if a price of a pencil is rupee 2 and that of a pen is rupee 10, we can calculate the relative price of a pen with respect to a pencil। तो अगर मैं 10 रुपए जो मैंने पेन पे खर्च किए हैं उसके बदले में कितनी पेंसिल ला सकता था? 5 पेंसिल ला सकता था। ठीक है, और अभी 1 इज डिवाइडेड बाय 2 का मतलब मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये है कि 1 रुपए में कितनी पेंसिल्स आ रही है मेरे पास, तो 1 रुपए में 0.5 पेंसिल्स आ रही है। ठीक है, समझ गए ना? तो the same notion can be used to calculate the value of money itself with respect to other commodity। In the above example, a rupee is worth 1 divided by 2 equal to 0.5 pencil or 1 divided by 10 equal to 0.1 pen। Thus, if price of all commodity increase in terms of money, there is a general increase in the price level. The value of money in terms of any commodity must have decreased. So we called it a deterioration in the purchasing power of money। डिटोरेशन मतलब कि उस कॉमोडिटी का प्राइस जो मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। पहले मैं 10 रुपए में 4 गोलगप्पे के पीसेस खा ले रहा था, अब मैं 10 रुपए में बस 3 खा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। अगर मुझे 4 खाने हैं तो देन मुझे और प्राइसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब बार्टर सिस्टम हैज अदर डेफिशिएंसी। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। सपोज यू हैव एंडोमेंट ऑफ राइस। ठीक है, तुम्हारे पास राइस का सरप्लस पड़ा है which you do not wish to consume today entirely। You may regard this stock of surplus rice as an asset which you may wish to consume। लेकिन जो राइस है उसका तो एक पेरिशेबल नेचर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो राइस जो है वो खत्म हो जाएगा। बट राइस इज अ पेरिशेबल आइटम एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड beyond a certain period। Also, holding the stock of rice requires lots of space। You may have to spend considerable time and resources looking for people विद डिमांड फॉर राइस। ठीक है, अब ये राइस के साथ दिक्कतें क्या आ रही है? राइस के साथ अगर प्राइस अटैच नहीं है और बार्टर एक्सचेंज अटैच है तो उस बंदे को उस राइस के सरप्लस को बेचने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो राइस चाहते हैं। ठीक है, वो राइस लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, उसके लिए उसका कॉस्ट आएगा और जब तक वो उसका राइस बिकेगा नहीं तब तक उसको उसकी केयर करनी पड़ेगी और केयर पे आएगा खर्चा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ यू सेल योर राइस फॉर मनी। मनी इज नॉट पेरिशेबल। अगर मेरे पास 10 रुपए पड़ा है तो 10 साल बाद भी वो 10 रुपए ही रहेगा। ठीक है, और वो फटे वटेगा नहीं, क्या उस टाइप की चीज नहीं होगी। ठीक है, इजिली है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ यू सेल योर राइस फॉर मनी। मनी इज नॉट पेरिशेबल एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लोअर। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Thus, money can act as a store of value for individual। Wealth can be stored in the form of money for future use। However, to perform this function well, the value of money must be sufficient, stable। A rising price level may erode the purchasing power of money। It may be noted that any asset other than money can also act as a store of value। Gold, landed property, houses or even bonds। और bonds की बात अभी हम करेंगे। However, they may not be easily convertible to other commodity and do not universal acceptability। अगर मेरे पास गोल्ड पड़ा है और मुझे मोमोज खाने हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा सा टुकड़ा देकर मैं मोमोज खा लूंगा। ठीक है, तो उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन वही मनी है, उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है।
जो चीज रेड कलर से मार्क कर रखा है उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। वो सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। सम कंट्री हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मूव टूवर्ड्स एन इकोनॉमी विच यूज लेस ऑफ कैश एंड मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन। इस पॉइंटर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रहा होता है, ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे कि लोअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी भी जो है वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाए बैंकिंग के। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है, इसे इन डिटेल ना तुम अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ अलग अलग इनिशिएटिव निकालता है जिससे जो लोगों का पैसा पड़ा है वो फॉर्मलाइज मैनर में आ जाए। अगर मान लो कि तुम्हारे घर पे, मतलब मान लो कि मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, और मेरे घर पे 1,000 रुपए पड़ा है। ठीक है, अब वो अलमीरा में 1,000 रुपए पड़ा है और उसका मुझे 2 साल तक कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये तो 1,000 रुपए कुछ बिल्डअप नहीं कर रहा है, इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं कर रहा, मेरे पास आइडल पड़ा है। वहीं अगर मैं ये बैंक में दे दूंगा 1,000 रुपए, तो बैंक इसे लेंड कर सकता है, और बैंक इसे लेंड कर अगर नहीं पढ़ना तो क्या स्क्राइबल स्क्राइबल कर रखा है जो भी है। देखना जरा कैसे होगा। मोर अपसाइड हाइड नेम नहीं। अच्छा, चलो छोड़ो। अब बैंक बैंक के पास वो 1,000 रुपीज गए, और बैंक के पास वो 1,000 रुपीज गए, अब बैंक क्या करेगा, उसे लेंड कर पाएगा। बैंक क्या करेगा, उसे लेंड कर पाएगा। ये कौन है वैसे? ये आईफोन 3 वाला लग रहा है। नहीं, इससे नहीं हो रहा। कहाँ से? टॉपिक, हाँ। हम्म, चलो। तो जो मेरे पास 1,000 रुपए पड़े हैं, वो 1,000 रुपए जब बैंक में जाएंगे तो बैंक जो उसे लेंड कर सकता है, और जब वो लेंड कर देगा तो जो सामने वाले के पास पैसा आएगा वो उसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। वहीं अगर वो 1,000 रुपए बस फार्मर्स के पास पड़े हैं तो वो उसका कुछ फायदा नहीं करेंगे। वही 1,000 रुपए वो बैंक में दे देगा तो उसे इंटरेस्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बैंक, वो गवर्नमेंट कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स निकाल रहा होता है जिससे जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी अपना पैसा बैंक में जाकर दे। ठीक है, या कुछ अगर अदर फॉर्मल चीजों में लाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज to individual. It aims to include everybody in the society by giving them basic financial services regardless of their income or saving. It focuses on providing financial solution to the economically underprivileged. The term is broadly used to describe the provision of saving and loan services to the poor in an inexpensive and easy to use form. It aims to ensure that the poor and marginal make the best use of their money and attain financial education. With advances in the financial technology and digital transaction, more and more startups are now making financial inclusion simpler to achieve. ठीक है, समझ गए ना फाइनेंशियल इंक्लूजन का ओवरऑल मीनिंग? ठीक है, और ये एनसीईआरटी में ना एक लाइन गिवन है पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तो सम कंट्रीज हैव मेड एन अटेम्प्ट, सम कंट्रीज हैव मेड एन अटेम्प्ट, some country have made an attempt to move towards an economy which use less of cash and more digital transaction. A cashless society describe an economic state whereby financial transactions are not connected with money. ठीक है, तो ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट और कॉइन्स, बट रेदर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यूजुअली एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये ध्यान से सुन, ये इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी, ये एक जगह लिख लेना।
between the transaction parties in India, government has been considerably investing in various reforms and greater financial inclusion. ठीक है, ये वर्ड यूज हो रखा है. इन फ्यूचर अगर सीयूईटी में आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इनिशिएटिव्स सच एज जन धन अकाउंट. अब ये जन धन अकाउंट होता क्या है वो देखो. ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इज अ नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर access to financial services, namely banking, saving and deposit account, remittances, credit, insurance, pension in an affordable manner. Account can be opened in any bank branch or business correspondence, bank mitra outlet. Account open under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana are being opened with zero balance. ठीक है, moral of the story है कि अब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो with zero balance in your account. However, if the account holder wishes to get checkbook, he or she will have to fulfill the minimum balance criteria. अब मुझे क्या लग रहा है कि क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप का आएगा कि which of the initiative done by the government for the financial inclusion. तो यहाँ पर ना 3 अलग अलग नाम लिखे हैं. एक तो लिखा है जनधन अकाउंट, ठीक है, ई वॉलेट और नेशनल फाइनेंशियल स्विच. अभी नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता क्या है? तो National Financial Switch is the largest network of shared automated teller machine (ATM). ठीक है, in India, it was designed, developed and deployed by Institute for Development and Research Banking Technology in 2004 with the goal of interconnecting the ATM in the country and facilitating convenience banking. It is run by National Payment Corporation of India. As on 31st January 2022, there were 1,203 members that include 111 district, 1,045 sub members and 43 RRB. उतने की तो जरूरत नहीं है, बस नेशनल फाइनेंशियल स्विच का मतलब है वो जो आपके एटीएम फैसिलिटीज होती हैं वो. ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. And others strengthen the government resolve to go cashless. Today, financial inclusion is seen as a realistic dream because of the mobile and smartphone. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये क्यों बन पा रहा है अब रियलिटी. ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी कॉमोडिटी है जो उसे रियलिटी बेस्ड बना रही है? तो मोबाइल एंड स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन. इसका नाम नहीं, यूपीआई तो अलग है. अलग है, तो एक प्लेटफॉर्म है. हाँ, यूपीआई प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन के लिए है. हाँ, ठीक है, ये वाला तो एटीएम वाले, सिर्फ एटीएम. हाँ, एटीएम. हाँ, ये संदीप गर्ग में नहीं है कभी. बहुत सारी चीजें जो संदीप गर्ग में नहीं है पावर बूस्टर से लिपटा दिया. चलो स्टार्ट करते हैं, कभी मार्क्स कम रह जाते थे. The demand for money tell us what makes people desire a certain amount of money. Since money is required, तो देखो यहां तक ना इस पूरे पैराग्राफ में ये बोला है कि अगर किसी बंदे को कुछ महंगी चीज लेनी है तो डिमांड फॉर मनी वो ज्यादा करेगा. और अगर उसे वो महंगी चीज नहीं लेनी, अगर मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े और मेरा जो सामान है वो 5 लाख का आ जाएगा, तो मैं तो 5 लाख की डिमांड करूंगा ना मनी की, क्योंकि 5 लाख की वो कॉमोडिटी है. और जो बचा हुआ 5 लाख है वो मेरा क्या है? होल्डिंग मनी. ठीक है, वो मेरे पास पड़ा हुआ पैसा है. ठीक है, अब वो जो पड़ा हुआ पैसा है वो मैं अपने पास पड़ा रखूंगा या फिर मैं बैंक में डालूंगा, वो क्या चीज मेरा डिसाइड करेगा? बैंक का इंटरेस्ट रेट. ठीक है, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट 5% है, ठीक है, और जो मैं चीज खरीद रहा हूं वो अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि 5 लाख भी रख देता हूं, प्लस ये जो 5 लाख में कुछ है जो मैं कॉमोडिटी की डिमांड करने वाला था, अब मैं कुछ कम खरीद लेता हूं और वो और पैसा रख देता हूं जिससे कि मेरे पास पैसा आ जाए. तो द डिमांड फॉर मनी टेल अस व्हाट makes people desire a certain amount of money. Some money is required to conduct transaction. The value of transaction will determine the money people will want to keep. The larger the quantum of transaction to be made, अब larger the quantum of transaction to be made का मतलब है अगर मान लो महंगी चीज है तो डिमांड ऑफ मनी भी मेरी ज्यादा होगी, और अगर सस्ती चीज है तो डिमांड ऑफ मनी मेरी कम होगी, और जो मेरा सेविंग होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, होल्डिंग मनी ज्यादा होगा. The larger is the quantity of money demanded. Since the quantum of transaction to be made depend upon the income.
अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं कॉमोडिटी भी महंगी खरीदूंगा, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर मनी भी कम होगी. ऑल्सो व्हेन पीपल कीप देयर सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनी रेदर देन पुटिंग इट इन अ बैंक which gives them interest. ठीक है. How much money people keep also depend on the rate of interest. Specifically, when the rate of interest goes up, तो इंसान क्या करेगा, अपनी डिमांड ऑफ मनी कम कर लेगा, होल्डिंग भी कम कर लेगा और जाकर बैंक में जमा करवाने लगेगा. पीपल बिकम लेस इंटरेस्टेड इन होल्डिंग मनी. ठीक है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट जो है बाहर से मिल रहा है. सिंस होल्डिंग मनी अमाउंट टू होल्डिंग लेस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग deposit and thus less interest received, therefore at higher interest rate money demanded comes down. ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है, क्योंकि वो इंसान क्या चाहेगा, अपना पैसा बैंक में रखे. समझ गए यहां तक? यहां तक ऑनलाइन वालों को किसी को दिक्कत तो पूछ लो. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ. चलो चलो अब आते हैं सप्लाई ऑफ मनी पे. ठीक है, इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी कॉम्प्राइजेस कैश एंड बैंक डिपॉजिट. ठीक है, मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है, तो कैश जो इन हैंड पड़ा है और जो बैंक में पड़ा है, उन दोनों को जब मिला दोगे तब तुम्हारा टोटल मनी वाला कंप्राइज होगा. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट आर बीइंग इंक्लूडेड, देयर आर मेनी मेजरमेंट ऑफ मनी. दीज आर क्रिएटेड बाय अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी एंड कमर्शियल बैंक सिस्टम. तो जहां पर नॉर्मल पब्लिक अपना अकाउंट खुलवाती है उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं, और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्डअप होते हैं वो कहलाता है तुम्हारा सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द मॉडर्न इकोनॉमी. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक. इंडिया गॉट इट सेंट्रल बैंक इन 1935. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो 1935 में आया था. तो उसमें जो 1 अप्रैल लिखा है वो सब भूल जाना. इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो 1935 में आया था. इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो 1935 में आया था, और इसका जो नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. सेंट्रल बैंक है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो जो हमारी करेंसी को छापता है वो सेंट्रल बैंक छापता है. इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का मतलब होता है लोगों के पास इन टोटल पैसा कितना पड़ा है ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, variations in reserve ratio. It acts as a banker to the government. It is the custodian of foreign exchange reserve of the economy. It also acts as the bank to the banking system, which is discussed in detail later. मतलब ये सारे तुम्हें ग्लिम्सेस दे दिए कि सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन होता है, जो पावर होता है, वो क्या क्या होता है. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी सप्लाई वी नीड टू फोकस ऑन इट्स फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी. दिस करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक and is called high powered money or reserve money or the monetary base. तो तुमने high powered money और reserve money पढ़ा होगा, लेकिन monetary base अभी तक वर्ड नहीं सुना होगा, संदीप गर्ग में नहीं था. ठीक है, तो this currency issued by central bank can be held by public or by commercial bank and is called high powered money. तो जो पब्लिक का पैसा है और जो बैंक के पास पैसा पड़ा है, उन दोनों को जब मिला दोगे तो हाई पावर्ड मनी हो जाएगा. ठीक है, उसे हम रिजर्व मनी भी कहते हैं और मॉनेटरी बेस as is act as a basis of credit creation. अब आते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट क्रिएट करने में हेल्प करता है, मतलब जो बैंक के लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. ठीक है, लोगों तक पैसा पहुंचे, लोगों तक उधार पहुंचे. कमर्शियल बैंक आर द अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन which are a part of the money creating system of the economy. In the following section, we look at the commercial banking system in detail. They accept deposit from the public and lend out the part of these funds to those who want to borrow. ठीक है, तो देखो जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने लोगों से पैसा लिया. ठीक है, तो जिस रेट पे वो लोगों से पैसा लेता है उसे हम बोरोविंग रेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये HDFC बैंक है, ये पब्लिक है. ठीक है, पब्लिक जो है वो अपना पैसा बैंक के पास लेकर गई. ठीक है, बैंक ने बोला कि हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक अपने डोमेन में इसे बोरोविंग रेट कहेगा, जिस रेट पे वो पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, और पब्लिक उसे अपने डोमेन में सेविंग रेट कहेगी. यहाँ पर मैं हाउस होल्ड वाले पब्लिक की बात करता हूँ. वैसे ही बैंक जिस रेट पे लेंड करता है, बोरोवर को जिस रेट पे लेंड करता है उसे हम लेंडिंग रेट कहते हैं.
अब मान लो बैंक ने जो लेंडिंग रेट रखा है वो 15% रखा है, ठीक है, और स्प्रेड का मतलब होता है बैंक का फायदा। तो स्प्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंडिंग रेट माइनस बोरविंग रेट। स्प्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंडिंग रेट माइनस बोरविंग रेट। स्प्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंडिंग रेट माइनस बोरविंग रेट, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स आर other type of institution which are a part of money creating system in the economy. In the following section, we look the commercial banking system in detail. They accept the deposit from the public and lend out the part of these funds to those who want to borrow. The interest paid by the bank to the depositor is lower than the rate charged by the borrower. This difference between the two types of interest rate are called spread or profit appropriated by the banks. ठीक है। The process of deposit and loan creation banks is explained below. ठीक है, यहाँ पर एक लाला नाम का एक बंदा दिया है, ठीक है। जो लाला जो है वो उसके पास वंस देयर वाज अ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, वो गोल्ड बेचता है, ठीक है। अब हुआ क्या, जहां वो रहता है, ठीक है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, अपने गोल्ड की सेफ्टी के लिए लाला के पास वो गोल्ड रख जाते हैं, ठीक है। लाला उनके बदले में उसे रेसिप्ट दे देता है और बोलता है मैं तेरे गोल्ड को संभाल कर रखूंगा लेकिन तुझसे कुछ चार्जेस लूंगा, और वो जो चार्ज है वो नॉमिनल है, ठीक है। अब लाला को नहीं पता था और उनके गांव में ट्रांजैक्शन होने लगी, ठीक है, कि मेरा गोल्ड रखा है, चलिए रेसिप्ट ले ले, वहां से पैसे ले लो, मेरा गोल्ड रखा है, तू रेसिप्ट ले ले, वहां से पैसे ले लो, ठीक है। तो ऐसा बस एक ही लाला था जो कर रहा था, ठीक है। Goldsmith named Lala in a village. In this village, people used gold and other precious metal in order to buy goods and services. In other words, these metal were acting as money. People in the village started keeping their gold with Lala for safekeeping. In return for keeping their gold, Lala issued paper receipt to people of the village and charge a small fee from them. Slowly over time, the paper receipt issued by Lala began to circulate as money. क्योंकि अब सारे पार्टी मानने लगे, अब दो पार्टी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, उसे तो मनी कह दूंगा मैं, ठीक है। तो स्लोली ओवर टाइम द पेपर रेसिप्ट इशूड बाय लाला बिगेन टू सर्कुलेट एज मनी। दिस मींस दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग गोल्ड फॉर परचेजिंग wheat, someone would pay for wheat or shoes or any other good by giving paper receipt issued by Lala. Thus, the paper receipt starting acting as money since everyone in the village accepted these as a medium of exchange. पहले क्या हो रहा था, उस पूरे गांव में गोल्ड मेटल से तो चलता ही था करेंसी का, ठीक है। फिर वो क्या करने लगे, लाला से जो उन्हें रेसिप्ट एक्सेप्ट होता था उससे वो ट्रांजैक्शन करने लगे। नाउ लेट अस सपोज दैट लाला हैड 100 kg ऑफ गोल्ड, ठीक है, उसके पास जो रिजर्व पड़ा है, जो उसे सेफर में रखना है, वो 100 kg ऑफ गोल्ड पड़ा है, डिपोजिटेड बाय डिफरेंट पीपल एंड ही हैड इशूड रेसिप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 kg ऑफ गोल्ड। अब एक रामू नाम का बंदा आता है और वो कहता है कि भाई मुझे ना 25 kg का गोल्ड लोन चाहिए। एट दिस टाइम रामू कम्स टू लाला एंड आस्क फॉर अ लोन ऑफ 25 kg ऑफ गोल्ड। कैन लाला गिव द लोन? वैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचे फिर वो दे सकता है, क्योंकि जो 100 kg गोल्ड रखकर गए हैं वो एक ही दिन अप्रोच नहीं कर लेंगे उस लाला को कि भाई मेरा गोल्ड दे, ठीक है। तो कुछ कर सकता है इसका। एट दिस टाइम रामू कम्स टू लाला एंड आस्क फॉर अ लोन ऑफ 25 kg ऑफ गोल्ड। कैन लाला गिव द लोन? द 100 kg ऑफ गोल्ड विद हिम ऑलरेडी हैज क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब कि कोई क्लेम आकर कर सकता है कि तो मेरा है, ठीक है। However, Lala could decide that everyone with gold deposit will not come to withdraw their deposit at the same time, and so he may as well give the loan to Ramu and charge him for it. If Lala give the loan of 25 kg of gold, Ramu could also pay Ali with these 25 kg of gold, and Ali could keep the 25 kg of gold with Lala in return for the paper. तो अब लाला के पास कितने हो गए? 125। कैसे हुआ 125? समझ आया? नहीं 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 नहीं, देखो 100 kg था उसके पास, ठीक है। अब एक जना आया और उससे लोन ले गया, ठीक है। वो लोन किसी पर्पस के लिए ले गया और वो लोन उसे किसे वापस करना था? अली को वापस करना था, ठीक है। अभी जो बंदा 25 kg का गोल्ड लोन ले गया है वो कुछ कमाएगा ना इन फ्यूचर, और 25 kg आकर किसे देगा? लाला को। लाला से उधार लिया ना। पहले मान लो ये जो रामू नाम था ना उस बंदे का,
रामू को किसे पैसे देने थे? अली को, ठीक है। ऊपर कौन आया? लाला, ठीक है। लाला ने इसे 25 केजी का गोल्ड लोन दे दिया, इसने इसे दे दिए होंगे, ठीक है। ये अली आया होगा लाला के पास कि लो 25 केजी का मेरा गोल्ड जो है वो सेव करके रख लो। तो लाला के पास कम तो तब होता ना जब लाला ने खुद खर्च किया होता। उसके पास सेम है ना अभी। वो तो सेम ही है ना उसके पास। 100 केजी प्लस अली जो है 25 केजी का लाकर दे दिया। मतलब अभी एक इमेजिनरी सिचुएशन में कि रामू जो है उसे 25 केजी कमा कर देगा, ठीक है। और उसके बाद उसके पास 125 होगा, ठीक है, क्योंकि उसने एक जने को लोन दे दिया। समझ गए? समझ गए? आ गया ना समझ? If Lala gives the loan of 25 kg of gold, Ramu could also pay Ali with these 25 kg of gold, and Ali could keep the 25 kg of gold with Lala in return of a paper receipt. In effect, the paper receipt acting as a money would have risen to 125 kg now. It seems that Lala has created money out of thin air. ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो कमर्शियल बैंक मीडिएट between individual or firm with excess fund and lend those who needs them. People with excess fund can keep their funds in the form of deposit in bank, and those who need fund borrow fund in form of house loan, crop loan, etc. People prefer to keep money in banks because bank offer to pay some interest on any deposit made. Also, it may be safer to keep excess fund in a bank rather than at home, क्योंकि कोई इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है. Just as people in example above prefer to keep their gold with Lala instead of keeping at home, in the modern context, given checks and debit card, having a demand deposit makes transaction more convenient and safer, even when they do not earn any interest. ठीक है, तो ये वाला एक वो हो सकता है, checks and debit card, having deposit. ठीक है, imagine having to pay a large amount in cash or for purchasing a house. What does the bank do with the funds that have been deposited with it? ठीक है, तो assuming that not everyone who has deposited fund with it ask for their funds back at the same time, the bank can loan these funds to someone who needs the fund at interest. Of course, the bank has to be sure it will get the funds back at the required time. So the bank will typically retain a portion of the funds to repay depositor whenever they demand their funds back, and the loan rests. Since bank earn interest from loans they make, any bank would like to lend maximum possible. ठीक है, तो बैंक तो यही चाहेगा कि लोन पे लोन दे जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए. Being able to repay depositor on demand is crucial to the bank's survival. Depositor would keep their funds in a bank only if they are fully confident of getting them back on demand. A bank must therefore balance its lending activities so as to ensure that sufficient funds are available to repay any depositor on demand. तो यहां तक उन्होंने यही बताया कि बैंक भी जो है वो लाला की तरह काम करता है, ठीक है, लाला की तरह ही मनी क्रिएट करता है. यहां तक समझ गए? ओके, अब आते हैं मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम. ओके, पहले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि तुम्हें ये अज्यूम करना है कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है. मैंने उस बैंक का नाम HDFC बैंक रख दिया, ठीक है. अब सेंट्रल बैंक जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कोई और आकर नहीं बना सकता. अब सेंट्रल बैंक ये कहता है कि भाई जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उतना वो लेंड नहीं कर सकता, कुछ पैसा उसे रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है. और उस रिजर्व का नाम हमने रिजर्व रेशियो रख दिया. अगर मान लो कि HDFC बैंक के पास 1 लाख डिपॉजिट आया तो 1 लाख का 1 लाख लेंड नहीं कर सकता. अब मान लो सेंट्रल बैंक ने रिजर्व रेशियो रख दिया 10%, तो अब जो उसकी लेंडिंग पावर है वो 90,000 है. मतलब वो 90,000 लेंड कर सकता है, 1 लाख टोटल लेंड नहीं कर सकता. उसे 10 लाख जो रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा. अब वो रिजर्व कहां बनाकर रखना पड़ेगा वो देखते हैं. हाँ, 10,000 रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा. सॉरी, ठीक है. तो बैंक्स कैन क्रिएट मनी इन अ मैनर सिमिलर टू दैट एज गिवन इन लाला स्टोरी. बैंक कैन लेंड simply because they do not expect all depositor to withdraw what they have deposit at the same time. When the bank lend to any person, a new deposit is open in that person's name. Thus, money supply increases, old deposit plus new deposit.
ठीक है, जैसे लाला के साथ हो रहा था कि 100 रुपए तो उसके पास थे ही, ठीक है, 100 kg गोल्ड था ही, प्लस एक नया डिपॉजिट आ गया जो उसने लोन के तौर पे दिया था, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन बैंक इन द कंट्री, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ फिक्शनल बैलेंस शीट ऑफ दिस बैंक। तो बैंक का बैलेंस शीट ऐसे होता है, एसेट रुपी लाइबिलिटी रुपी, ठीक है, एसेट रुपी लाइबिलिटी रुपी, ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गया। और बैलेंस शीट का जो रूल होता है वो ये होता है कि दोनों साइड इक्वल आ रहे होते हैं, अगर यहाँ पर 5 लाख है तो यहाँ पर भी 5 लाख होता है। तो assume that there is only one bank in the country. Let us construct the fictional balance sheet for this bank. Balance sheet is a record of asset and liabilities of any firm. तो अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक के लिए एसेट होगा, क्योंकि अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो वो क्या करेगा, इन फ्यूचर मुझे लौटाएगा, तो मेरे लिए एसेट है। और अगर मैं किसी से डिपॉजिट ले रहा हूं तो मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, ठीक है। कन्वेंशनली द डिपॉजिट ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द लाइबिलिटीज ऑन द राइट हैंड साइड. According to rules say that both side of the balance sheet must be equal or total assets must be equal to total liability. Asset are the thing of a firm owns or what a firm can claim from others. In case of a bank, apart from building, furniture, etc., its assets are loan given to a public. ठीक है, तो उसके लिए एसेट क्या है, तो उसने लोन दे रखा है पब्लिक को, उसके लिए एसेट्स क्या है, जो उसने लोन दे रखा है पब्लिक को, ठीक है। इन केस ऑफ अ बैंक, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा, its assets are loan given to a public. When bank gives loan of rupee 100 to a person, this is the bank's claim on that person of rupee 100. Another asset that a bank is reserve. Reserve are deposit which commercial bank keep the central bank. Reserve Bank of India and its cash. These reserves are kept partially as cash and partially in the form of financial instrument, bonds and treasury bill. ठीक है, अब ये रुको, अब ये ध्यान से सुनना. Another assets that a bank has is reserves. Reserves are the deposit which commercial bank keep with the central bank, Reserve Bank of India, and its cash. These reserves are kept partially as cash and partially in the form of financial instrument, bonds and treasury bills. ठीक है, तो अब एक बार ये नाम लिख लो, ठीक है. These reserves are kept partially as cash and partially in the form of financial instruments, bonds and treasury bills issued by the RBI. Reserves are similar to deposit we keep with the bank. We keep deposit and these deposit are our asset. They can be withdrawn by us. Similarly, commercial bank like State Bank of India keep their deposit with RBI and these are called reserves. ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स क्या रखने हैं वो ध्यान से सुन लेना. रिजर्व जो है वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है और रिजर्व जो है बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल फॉर्म में भी हो सकता है. तो एसेट्स इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स. तो लाइबिलिटीज और रिजर्व को हम उस साइड क्यों लिख रहे हैं, तो रिजर्व जो है वो हमारा ही पैसा है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के पास पड़ा है, ठीक है, तो इन फ्यूचर वो हमें लौटा देंगे. लाइबिलिटी फॉर एनी फॉर्म आर इट्स डेट. डेट मतलब होता है कोई भी उधार, और इट ओज टू अदर. फॉर अ बैंक द मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट व्हिच पीपल कीप विद देम. तो लाइबिलिटी इक्वल टू डिपॉजिट, ठीक है, और एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम कर पाओगे. एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन और लाइबिलिटी इक्वल टू डिपॉजिट. एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन्स एंड लाइबिलिटी इक्वल टू डिपॉजिट. और रिजर्व जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश या फिर ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स. हेलो, okay, the accounting rule states that both sides of accounting must balance. Hence, if assets are greater than liability, they are recorded on the right hand side or net worth. So net worth equal to assets minus liability. ठीक है, hence if assets are greater than liability, they are recorded on the right hand side
एज नेटवर्थ, तो नेटवर्थ इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर मान लो रिजर्व 100 पड़ा है और डिपॉजिट्स 100 है, तो नेटवर्थ 0 हो गया और एसेट्स इक्वल टू, तो let our fictional bank start with deposit liability equal to 100. This could be because Mrs. Fernandez has deposited 100 in the bank. Let this bank deposit the same amount with RBI as reserve. So table 3.1 represent its balance sheet. तो मनी सप्लाई में सबसे पहले आता है M1. M1 का मतलब होता है करेंसी प्लस डिपोजिट, ठीक है। बाकी अदर डिपोजिट विद आरबीआई भी आता है, लेकिन उसको अभी कंसीडर मत करो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? M1 मतलब मनी सप्लाई और मनी, मोस्ट लिक्विड मनी। हाँ ऐसे भी केवल अभी वो आएगा सारी चीजें। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? सर नेटवर्क वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। The accounting rule states that both side of the accounting must balance. तो accounting rule तो यही कहता है assets equal to liabilities plus reserves. Hence अगर कोई आपका एसेट जो है वो ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो राइट हैंड साइड रिकॉर्ड होगा। मतलब कि ये चीज ऐसे बिल्डअप हो जाएगी। मतलब इसको ना ज्यादा वैसे मत लो, बस ये ले लो कि अगर एसेट ज्यादा आ रहा है और वो जो चीज है वो कम आ रही है, लाइबिलिटीज से कम है और एसेट ज्यादा है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा नेटवर्थ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। समझ गए? यस सर, थैंक यू। अब जो आगे आने वाला है वो तुम्हें संदीप गर्ग में नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलेगा भी तो उस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे नीट का एग्जाम आता है बायो और केमिस्ट्री का, वैसे ही तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऐसे ही आएंगे कि एनसीईआरटी से डिट्टो डिट्टो आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मिस्टर मैथ्यू comes to this bank for a loan of rupee 500. Can our bank give this loan? If it gives the loan and Mr. Matthew deposit the loan amount in the bank itself, the total bank deposits and therefore the total money supply will rise. देखो मैंने 500 का उधार लिया, अब मैं तो ये अज्यूम करवाकर बैठा है ना, मुझे एनसीईआरटी की पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, ठीक है। जब मैंने 500 का उधार लिया होगा तो मैंने वो 500 का उधार तो बैंक में ही डाला होगा, तो बैंक का तो रेज हो गया होगा 500, ठीक है। अब मान लो बैंक के पास 1000 का डिपोजिट, किसकी जेब से? बैंक की जेब नहीं, लेकिन डिपोजिट तो 500 बढ़ जाएगा ना। देखो ये देखो 500 फिर 500, ठीक है। अभी सिनारियो ये, ठीक है। अभी रिजर्व को भूल जाते हैं, ठीक है, रिजर्व को भूल जाते हैं, सिनारियो ये है, ठीक है। अब जो बैंक ने जो है वो उधार दिया होगा, ठीक है, और तुम ना ये समझना कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर एसेट कम है लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है एसेट, फिर तो बैंक करप्ट हो जाएगा ना। हाँ, अब उसने कितने का उधार दिया? 500 का उधार दिया, ठीक है। तो उसने आकर डिपॉजिट भी तो 500 यहीं पर किया होगा, तो ये भी तो 500 से पुशअप हुआ होगा।
तो दोनों ही राइज हो रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, द टोटल बैंक डिपॉजिट एंड देयरफॉर द टोटल मनी सप्लाई विल राइज। ठीक है, it seems as though both bank can go on creating as much money as they want, but is there a limit on money or credit creation by bank? Yes, and this is determined by the central bank. ठीक है, तो कौन डिटरमाइन करता है कि कितना क्रेडिट क्रिएशन होना चाहिए और कितना नहीं? सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। The RBI decide a certain percentage of deposit which every bank must keep as reserve. This is done to ensure that नो बैंक इज ओवर लेंडिंग। ठीक है, तो इसका रीजन क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है जिससे कि बैंक जो है वो ओवर लेंडिंग ना करे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीगल रिक्वायरमेंट एंड इज बाइंडिंग ऑन द बैंक्स। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो वहां पर ना कहीं भी ये नाम नहीं लिखा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, वहां लिखा है रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो नहीं लिखा। हाँ, एसएलआर तो इसी का पार्ट हो जाएगा, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, तो नाम जरा टिक कर लेना। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच बैंक मस्ट कीप एज अ रिजर्व, विच द बैंक मस्ट कीप एज अ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे होता है, अगर मान लो बैंक के पास 100 डिपॉजिट पड़ा है और 20% रिजर्व बनाना है, तो 200 रुपीज जो सेंट्रल बैंक के पास जाकर एज अ डिपॉजिट कर रहा है उसे हम कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सीआरआर बैंक ऑल्सो कीप अ रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म। दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब जरा इसे समराइज कर देते हैं। 1000 बैंक के पास डिपॉजिट पड़ा है। ठीक है, आरबीआई ने बोला 10% आपको सीआरआर रखना है और 10% आपको एसएलआर रखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एसएलआर और सीआरआर होते क्या है। उससे पहले ये बता देता हूं, इसका भी 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा, क्योंकि 1000 का 10% 100 होता है। ठीक है, जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसे हम कहते हैं सीआरआर। जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसे हम कहते हैं सीआरआर। जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है उसे हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ लिक्विड रखता है, ठीक है, एज अ रिजर्व, उसे हम कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको एलआरआर, और इन दोनों का कॉम्बो कहलाता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो के दो टाइप होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो पैसा जो कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है उसे हम कहते हैं एसएलआर, और जो सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखता है उसे हम कहते हैं सीआरआर। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना चाहता है, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना चाहता है, तो वो ना फिर जो रिजर्व का रेट है वो कम रखेगा। ठीक है, अगर मान लो 1000 था और अगर वो 5% रिजर्व का रेट रखता, तो 5% सीआरआर में जाता 50 रुपए और 5% एसएलआर में जाता 50 रुपए, तो 900 रुपए बैंक जो था वो लेंड कर सकता था। लेकिन इस सिनेरियो में कितना लेंड कर सकता है? बस 800, क्योंकि 100 रुपीज सीआरआर में चले गए और 100 रुपीज चले गए हमारे एसएलआर। समझ गए? तो जब क्रेडिट क्रिएशन वो बढ़ाना चाहता है तो सीआरआर और एलआरआर का रेट जो है कम कर देता है, और जब क्रेडिट क्रिएशन घटाना चाहता है तो सीआरआर और एसएलआर का रेट जो है बढ़ा देता है। ओके, इन अवर फिक्शनल एग्जाम्पल, in our fictional example, suppose CRR is 20%, then with deposit of rupee 100, तो 100 तो 20 रुपीज तो रिजर्व में ही चले जाएंगे, बचा कितना? 80 रुपए। 80 रुपए जो था वो बैंक जो है वो लोन दे सकता है। ओनली द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिपोजिट दैट इज रुपी 80 कैन बी यूज टू गिव लोन। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो एक्ट एज अ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज डिटरमाइन करता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि बैंक जो है कितना लोन दे सकता है और कितना नहीं दे सकता। एक मिनट।
हाँ, इन अवर फिक्शनल एग्जाम्पल, ये तो पढ़ लिया हमने. स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट समझ लेना. वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय गोइंग बैक टू अवर फिक्शनल एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमी विद वन बैंक. Let us assume that our bank start with a deposit of ₹100 by Leela. The reserve ratio is 20%. तो 80 जो है वो बैंक की लेंडिंग पावर है. ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना प्लीज. ठीक है, टू लेंड द बैंक लेंड्स आउट 80 टू जसपाल कौर. ठीक है, लीला ने डिपॉजिट किए, रेशियो था 20%, तो 80 रुपए बैंक की लेंडिंग पावर थी, वो उसने जसपाल कौर को लेंड कर दिया. Which shows up in the bank's deposit in the next round of liability and making a total of 180 का डिपोजिट. ठीक है, क्योंकि 100 तो डिपोजिट था ही, प्लस 80 किसने किया होगा, जसपाल कौर ने किया होगा, तो टोटल कितना हो गया होगा 180. Now our bank is required to keep 20%, तो 180 का 20% हो गया 36 reserve. Recall that our bank started with ₹100 as cash since it is required to keep 36 as reserve. तो देखो इसे ना सिंपली बता दे तो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ. ओके, एक चीज ये समझ लेना, एक प्राइमरी डिपॉजिट होता है और एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट. जो बैंक के पास दो डिपॉजिट आते हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट आता है और एक सेकेंडरी डिपॉजिट आता है. जो बैंक लोन वाले अकाउंट खोलता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, वो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. और जो बैंक हार्ड एंड मनी लेता है लोगों की, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. अगर मान लो किसी का सेविंग अकाउंट है या किसी का करंट अकाउंट है या किसी का एफडी अकाउंट है, वो प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा. ठीक है, और सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब है जो लोन का अकाउंट होता है. जो लोन का अकाउंट होता है उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, और जो बैंक के पास हार्ड एंड मनी आ रहा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. जो बैंक के पास हार्ड एंड मनी है उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और जो बैंक के पास लोन वाले अकाउंट खुलते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. जो बैंक के पास लोन वाले अकाउंट खुलते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. जो बैंक के पास लोन वाले अकाउंट खुलते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. तो बैंक के पास मान लो 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, तो जो पहला डिपॉजिट आता है उसे बैंक इनिशियल डिपॉजिट कहता है. जो पहला डिपॉजिट आता है बैंक उसे इनिशियल डिपॉजिट कहता है. उस टाइम पे मान लो कि जो क्रेडिट था, मतलब जो रिजर्व का रेशियो था वो 20% था, तो बैंक की जो लेंडिंग पावर थी वो 800 थी, और 200 जो था वो बैंक का क्या हो गया, रिजर्व. अब फिर से बैंक के पास डिपॉजिट उधर ही आ गया होगा. ठीक है, 800 का. अब 800 का 20% कितना होता है, 160. ठीक है, अब 160 फिर से डिडक्ट होगा और उसके बाद ये चीज चलती रहेगी. ये कब तक चलता रहेगा, जब तक तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट, ये जो इनिशियल डिपॉजिट है वो इक्विवेलेंट टू रिजर्व नहीं हो जाता. मतलब कि 160 फिर जो बना था 200, ये सब टोटल करते हुए एट द एंड तक जब तक वो 1,000 नहीं हो जाता तब तक वो रिजर्व बनता रहेगा. तो इस केस में जब तक ये 100 जो है वो इक्विवेलेंट टू रिजर्व के 100 नहीं बन जाता, मतलब इन सब का टोटल जब तक 100 नहीं आ जाता तब तक ये चीज जो है क्रेडिट क्रिएट होता जाएगा. ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि इस 100 रुपए ने 400 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर ये जो जसपाल और ये जो लीला वाला एग्जांपल था, इसके अंदर हाँ जैसे 100 था इनिशियल डिपॉजिट, तो हाँ उसके अंदर से
80 बैंक ने लोन में दिया, तो इसमें से 100 -80 हो गया, फिर उसका दोबारा डिपॉजिट हुआ तो फिर +80 होगा, तो उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो जैसे 100 था पहले डिपॉजिट, फिर उसमें से बैंक ने 80 लोन दे दिया, तो हाँ, उसमें से 100 फिर जैसे +80 होगा, क्योंकि वो उसका 100 -80 होगा, फिर उसमें से उसने दोबारा डिपॉजिट किया तो फिर +80 होगा, फिर तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 180 क्यों आया है इधर? नहीं नहीं, हम ये मान रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में ना, यहाँ जो तुम कॉलम्स देखोगे उसमें क्या लिखा है, डिपॉजिट इन बैंक लिखा है। जो उसने लोन लिया है वो तो कॉलम 4 में दिखा दिया है, लोन मेड बाय बैंक 80। और यहाँ जो जिसकी बात हो रही है वो क्या हो रही है, डिपॉजिट इन बैंक। अब ये जो जसपाल कौर है, उसने जब लोन लिया होगा तो किसी को देने के लिए लिया होगा, तो जिसको उसने दिया होगा उसने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल लिया होगा, तो वो 180 हो गया होगा। क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंक के थ्रू हो रहे हैं। ओके सर, थैंक पक्का समझ गए या ऐसी ऊपर ऊपर से? यू। आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ गया, समझ आ गया? ओके चलो ये देखो, द फर्स्ट कॉलम लिस्ट ईच राउंड, द सेकेंड कॉलम डिपिक्ट्स द टोटल डिपॉजिट। तो ये देखो, राउंड है, डिपॉजिट्स, रिजर्व एंड लोन मेड बाय बैंक। At the beginning of each round, 20% of these deposits need to be deposited with RBI as required reserve. What the bank lent in each round is added to the deposit with the bank in the next round, and column 4 indicates the loans made by the bank. तो अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो रिजर्व 100 हो गया था, लोन 400 हुआ था, टोटल आ गया 500, लाइबिलिटीज 500 क्योंकि 100 + 400 एंड लाइबिलिटीज इक्वल। समझ गए, समझ गए? ये एमसीक्यू के डोमेन में हो सकता है, लेकिन वैसे बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? So since the bank is only expected to keep a 20% of its deposit as reserve, thus reserve of ₹100, 20% of 500 equal to 100 can support the deposit of ₹500. In other words, our bank can give a loan of ₹400. Table 3.3 demonstrated its balance sheet. So M1 equal to currency plus deposit. So 0 plus 500 equal to 500. तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो जब भी तुम्हें परसेंटेज गिवन होगा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 आएगा, जो कि आएगा आपका 0.2। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है?